नमस्कार दोस्तों, परीक्षा द सक्सेस ऐप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और इस वीडियो में लेकर आया हूं 3 जनवरी के करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है, हम रोजाना करंट अफेयर्स पे सेशन लेते हैं, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चंस कवर करते हैं जो आपकी एमपी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आज का पहला जो प्रश्न है वो है कि भारत ने 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। आपको ये बताना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, का मुख्यालय कहाँ है। मतलब भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को 1 जनवरी को गैर स्थायी मतलब नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में अपने 2 साल का जो कार्यकाल था वो पूरा कर लिया है। और यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ है ये में आपको बताना है। ये जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आता है, न्यूयॉर्क अमेरिका में आता है, पेरिस फ्रांस, रोम इटली। तो इनमें से कहाँ पर इसका जो है मुख्यालय है ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर ABCD जो भी आपको लग रहा है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। जितने लोगों को नहीं पता है वो याद रखेंगे कि आपका जो यूएनएससी का मुख्यालय है वो कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। इसके बारे में बात करें तो भारत ने 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है और पूरा भी कर लिया है। और भारत 2021-22 अवधि के लिए 15 राष्ट्र वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक गैर स्थायी सदस्य, भारत 8वीं बार यूएनएससी की सीट में शामिल हुआ है, रूप में शामिल होगा। तो गैर नॉन परमानेंट के रूप में ये जो है आपका 8वीं बार इसको शामिल किया गया है। और अगस्त 2021 में भारत यूएनएससी का अध्यक्ष होगा और 2022 में के लिए भी फिर से परिषद की अध्यक्षता करेगा। 1 महीने यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जो कि आपका अगर हम बात करें जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने, संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों को महासभा में शामिल करने की सिफारिश करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने का कार्य सौंपा गया है। और इसका मुख्यालय जो पूछा गया था इस प्रश्न में वो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क एक राज्य है उसके अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर बात करें तो हमारा जो है पुलिस आरक्षक का कोर्स है जो आप ले सकते हैं। परीक्षा सक्सेस ऐप पे आपको ये मिल जाएगा। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे मनीष सर 40, तो आपको इसमें 40% का डिस्काउंट हो जाएगा। और अगर कोई 1000 रुपये का कोर्स है, कोई भी कोर्स लेते हैं, आप ये कोड लगाएंगे तो उसमें आपको 40% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर 1000 रुपये का कोर्स है तो आपको 600 रुपये में मिलेगा, 2500 का कोर्स है तो आपको 1500 रुपये में मिल जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि विश्व मौसम संगठन जो वर्ल्ड जिसको कहा जाता है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें अगर हम बात करें तो आपका जिनेवा ने, इसका मुख्यालय याद रखिए, जिनेवा ने जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसको शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया है। जो सेनेटियल आपका मतलब एक सेंचुरी का मौसम वेधशाला का दर्जा दे दिया है। कलकत्ता वेधशाला को, मद्रास वेधशाला को, पटना मौसम विज्ञान वेधशाला या क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र। तो ये विश्व मौसम संगठन WMO ने जिनेवा में 2021 में किसको शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया है। तो इसका सही आंसर जो है वो है पटना मौसम विज्ञान वेधशाला को ये दर्जा मिला है। और इसमें अगर हम बात करें तो पटना मौसम विज्ञान वेधशाला जो PMO है, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, जिनेवा ने शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया है पटना मौसम विज्ञान वेधशाला को। और मान्यता WMO तकनीकी आयोग, ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम के सदस्यों और WMO जलवायु नेटवर्क उपकरण विशेषज्ञों के बीच विमर्श और निकट सहयोग से प्राप्त हुआ है। 1867 में स्थापित पटना मौसम विज्ञान वेधशाला तत्कालीन ब्रिटिश अप्स ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा स्थापित प्रारंभिक वेधशालाओं में एक है। और MET अधिकारियों के अनुसार प्रारंभ में दिन में 2 बार स्थानीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे और दोपहर में अपराह्न 3:30 बजे पर्यवेक्षण किया गया। और बाद में आवृत्ति को बढ़ाकर 4 और 8 फिर पर्यवेक्षणों को 3-3 घंटे के अंतराल पर कर दिया गया है। तो ये जो है आपका 100 वर्ष से ये पटना मौसम वेधशाला जो है कार्य कर रहा है। स्थापित तो 1867 में हुआ था, लेकिन जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कार्य करने की शैली में इसको 100 वर्ष हो गए हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का
बेस्ट मेगा सिटी इन सिटीजन फीडबैक श्रेणी में क्या स्थान रहा। मतलब जो बेस्ट मेगा सिटी जो है बड़ी बड़ी सिटियों में, अब आपने मध्य प्रदेश की इंदौर को तो सुना ही था, वो जो है आपका मेगा सिटी के अंदर नहीं आता, वो एक सिटी है लेकिन इतना ज़्यादा जनसंख्या वाली नहीं है। लेकिन बेस्ट मेगा सिटी इन सिटीजन फीडबैक श्रेणी में किसको कौन सा स्थान मिला है, आपको हैदराबाद का बताना है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पहला स्थान मिला है, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका सही आंसर है इनको पहला स्थान मिला है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो जीएचएमसी ने घोषणा की है कि वो लगभग 450 अतिरिक्त कचरा एकत्रित करने के लिए ऑटो शामिल कर रहा है। और स्वच्छ हैदराबाद पहल के तहत वे वर्तमान में लगभग 2500 ऑटो हैं जो वैकल्पिक दिनों में दिन की शुरुआती घंटों में घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करते हैं। और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बेस्ट मेगा सिटी इन सिटीजन फीडबैक श्रेणी में नंबर 1 रैंक से सम्मानित किया गया है, तो ये भी चीज़ याद रखेंगे। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर कि जनवरी 2021 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है। निशा गोदरेज, अमीरा शाह, सीमा मॉन्डल या दिव्या गोलोकनाथ। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि जनवरी 2021 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सेल है, जिसका मुख्यालय बोकारो में है, इसकी और भी यूनिट्स हैं जैसे भिलाई, बर्नपुर, बोकारो जो कि आपका झारखंड में आता है, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में आता है, बर्नपुर आपका पश्चिम बंगाल में आ जाता है, फिर राउरकेला है, दुर्गापुर है, सालेम है, ये सब जो हैं इसके केंद्र हैं। और इसकी पहली महिला प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है। निशा गोदरेज ने, अमीरा शाह ने, सोमा मंडल ने, दिव्या गोलकनाथ ने। ये आपको मुझे बताना है, तो इसका सही आंसर है सोमा मंडल ने ये जो है इसका पदभार संभाला है। उसके बारे में बात करें, सोमा मंडल ने सेल की पहली महिला प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। और 1 जनवरी 2021 को स्टील सीपीएसयू के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वे कंपनी की निदेशक थी। उन्होंने अनिल कुमार चौधरी का स्थान लिया है। तो अभी तक सेल का जो अगर बात करें निदेशक कौन था, तो अनिल कुमार चौधरी थे जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। और एसएआई के निदेशक के रूप में शामिल होने से पहले वो नाल्को में निदेशक थी। नाल्को जो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जो है इंडिया की, उसमें वो निदेशक हुआ करती थी और अब जो है वो सेल का भाग बन गई हैं। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से किसने रानी एलिजाबेथ द्वितीय के 2021 के नए साल की सम्मान सूची में स्थान पाया है। कोई भारतीय डॉक्टर हैं जिन्होंने ये सम्मान मिला है, तो इनमें से आपको बताना है कि किनको रानी एलिजाबेथ जो सेकंड है उनके 2021 के नए सम्मान की सूची में स्थान मिला है। डॉक्टर सुमित्रा रावत, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर रघुराम पिल्लार शेट्टी या डॉक्टर मंजुल अनागानी। इनमें से किसको जो है ये आपका क्वीन एलिजाबेथ जो है अपना सम्मान पुरस्कार देने वाली हैं, तो ये आपको मुझे बताना है। ए बी सी डी जो भी आपको आंसर लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर नंबर ए बी सी डी आप कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने रानी एलिजाबेथ द्वितीय के 2021 के नए साल की सम्मान सूची में स्थान पाया। डॉक्टर सुमित्रा रावत, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर रघुराम पिल्लार शेट्टी, डॉक्टर मंजुला अनागानी। तो इसका सही आंसर जो है रघुराम पिल्लार शेट्टी हैं। और इनके बारे में बात करें तो इनका एक इंस्टीट्यूट है जो जिसका नाम है किम्स उषा लक्ष्मी सेंटर फॉर ब्रेस्ट डिजीजेस के निदेशक हैं। डॉक्टर रघुराम पिल्लार शेट्टी को क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के 2021 नए साल की सम्मान सूची में स्थान मिला है और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट सम्मान ओबीई अधिकारी से सम्मानित किया गया था। और ओबी ब्रिटिश साम्राज्य पुरस्कार का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है और पद्मश्री पुरस्कार और डॉक्टर बीसी राय राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्तकर्ता भी हैं। तो इनको जो है हाल ही में 2021 का नए साल की सम्मान सूची में स्थान मिल गया है। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने जनवरी 2021 में मुंबई, दिल्ली, कोच्चि और कन्नूर से शारजाह के लिए नई उड़ानों की शुरुआत के साथ संयुक्त अरब अमीरात में अपनी सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। तो अब जो है 2021 से मुंबई से, दिल्ली से, कोच्चि से, कन्नूर से शारजाह सीधे उड़ान जाएगी। और ये किसने शुरू कर दी है। इंडिगो ने, विस्तारा ने, गो एयर ने, स्पाइस जेट ने। ये आपको मुझे बताना है एबीसीडी जो भी आपको लग रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 2021 से मुंबई, दिल्ली, कोच्चि और कन्नूर से शारजाह के लिए नई उड़ान की शुरुआत के साथ संयुक्त अरब अमीरात में अपनी सेवाओं के विस्तार की घोषणा कर दी है। इंडिगो, विस्तारा, गो एयर या स्पाइस जेट। तो इसका सही आंसर है गो एयर ने ये शुरुआत की है। तो गो एयर ने मुंबई, दिल्ली, कोच्चि और कन्नूर से शारजाह की नई उड़ानें शुरू करने से के साथ संयुक्त अरब अमीरात में अपनी सेवाओं का विस्तार की घोषणा की है। और ये उड़ानें 1 जनवरी 2021 से शुरू हुई हैं। वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करें तो उड़ानों को एयर बबल समझौते के तहत संचालित किया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य उड़ानें 23 मार्च 2020 से निलंबित थी, जिनको वापस से शुरू किया गया है।
बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर कि वो शहर जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है, वो कौन सा जगह है? ग्वालियर, करनाल, लातूर या झांसी? वो शहर जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र, मतलब हैंडीकैप लोगों के लिए जो खेल केंद्र है वो स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव पर सहमति प्रदान हो गई है, ये कौन सा शहर है? ग्वालियर है, करनाल है, लातूर है या झांसी है? तो इसका सही आंसर है ग्वालियर। तो अगर हम बात करें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुल 170 लगभग 171 करोड़ रुपए की लागत से दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की संबंधी प्रस्ताव को सहमति प्रदान की है। खेल केंद्र को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। हमें ध्यान देना चाहिए कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 के बजट में भी सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट की स्थापना की घोषणा की थी और उसी पहल के तहत अब जो है ग्वालियर में ये आपका दिव्यांग खेल केंद्र भी खोला जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। जितने भी एस्पिरेंट्स इसको देख रहे हैं बहुत अच्छे से देखें, ये चीज़ आपको एग्जाम में आ सकती है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर कि कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गों का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ये आपको मुझे बताना है। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, पंजाब से या गुजरात से? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है कड़कनाथ जो प्रजाति है वो कहाँ की है, तो ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो मध्य प्रदेश जो है कड़कनाथ प्रजातियों के लिए जाना जाता है। इसमें बात करें तो चेन्नई स्थित जो भारतीय भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री और बौद्धिक संपदा ने मध्य प्रदेश के कड़कनाथ चिकन को भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया है। कड़कनाथ चिकन नस्ल अपने काले रंगों के पंखों के कारण अद्वितीय है और इसका काला रंग मेलेनिन रंग द्रव से उत्पन्न होता है। और इस नस्ल के मुर्गे मुर्गियों की त्वचा, चोंच, पैर की उंगलियां और टांगों का रंग स्लेटी होता है। और चिकन की ये नस्ल अपनी अनुकूलशीलता और स्वादिष्ट अच्छा चखने वाले काले मांस के लिए लोकप्रिय है। काफ़ी प्रोटीन भी होता है इसमें। और ये मध्य प्रदेश की आदिवासी जिले जैसे झाबुआ, अलीराजपुर और धार के कुछ हिस्सों में स्थित है और इसको जीआई टैग भी दिया गया है, जो चेन्नई स्थित भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री और बौद्धिक संपदा ने मध्य प्रदेश के इस चीज़ को जो है एक भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया है। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर कि मध्य प्रदेश में भारतीय मुद्रा छपाई प्रेस कहाँ है? जहाँ पे नोट प्रेस बोला जाता है वो कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? भारतीय देवास, मंदसौर, नीमच या उज्जैन? किस जगह पे जो है आपकी नोट प्रेस है, ये आपको मुझे बताना है। तो इसका सही आंसर जो है आपका देवास में है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के देवास जिले में एशिया की सबसे बड़ी मुद्रा छपाई प्रेस स्थित है। ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक इकाई है। भारत की प्रथम मुद्रा छपाई प्रेस नासिक, महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी, जिसके उपरांत 1975 में भारत सरकार ने देवास में देश की दूसरी सबसे बड़ी मुद्रा छपाई प्रेस की स्थापना की थी। तो ये मध्य प्रदेश में ही है। बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर कि निम्न में से कौन दुनिया भर में 1 लाख करोड़ रुपए, लगभग 13.6 बिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली 2 पहिया वाहन कंपनी बन गई है? तो आपको बताना है कि बाजार पूंजीकरण में जो है 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जो है कौन सी टू व्हीलर कंपनी बन गई है? हीरो मोटर कॉर्प, होंडा मोटर कंपनी, रॉयल एनफील्ड या बजाज ऑटो? जो भी आपको लग रहा है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कौन दुनिया भर में 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली 2 पहिया कंपनी बन गई है? हीरो मोटर कॉर्प, होंडा मोटर कंपनी, बजाज ऑटो या रॉयल एनफील्ड? तो इसका सही आंसर जो है वो है बजाज ऑटो ने ये कीर्तिमान रचा है। और बजाज ऑटो दुनिया भर में 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली 2 पहिया कंपनी बन गई है। बजाज ऑटो मोटरसाइकिल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्माता है और 3 पहिया वाहन को सबसे बड़ा निर्माता है। कंपनी की पुणे के पास चाकन, वालुज औरंगाबाद और पंतनगर उत्तराखंड में विनिर्माण सुविधाएं हैं जहां पर इनकी गाड़ियां बनती हैं। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा कल के शेड्यूल की बात करें तो मेरा सेशन आपको सुबह 9:30 बजे लाइव मिलेगा, जो मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ। तो सुबह 9:30 बजे मैं आपके साथ जुड़ूंगा, जिसमें सभी तरह के क्वेश्चंस मैं फिर से डिस्कस करूंगा। 11:30 से 12:30 आपकी साइंस के कांस्टेबल प्रीवियस ईयर की क्लास रहेगी। 1 बजे से 3 बजे मैथ्स की क्लास रहेगी। 3 से 4 आपकी जीके के कांस्टेबल के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो इनको आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अगर कोई भी कोर्स लेते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करके 40% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ये मेरा जो है कोड है जिसको आप यूज़ करें, और कोई भी अगर कोर्स आप लेना चाहते हैं तो उस पर 40% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा ये कोर्स भी आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।